ये अधिकांश नदी के बाढ़ और मैदानों में उपयोग तथा भूमि के कीमतों के कारण तथा ट्रैफिक पर बड़ी नदियों जैसे मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास में इस क्षेत्रों को चक्रवात या प्रवंचनों तथा सुनामी आदि के लिए सुविधा बना दिया है। प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन योगदान की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए परस्पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम को घमंडी प्रतिघात है पर अकेले इसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन्हें सहन कर पाए। अतः 1980 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे को उठाया गया तथा इस मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के विश्व कॉन्फ्रेंस से इस पर औपचारिकता प्रदान कर दी गई। होम रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हैं और लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से दक्षता से निपटने के लिए उनकी नवीनीकरण को दो प्रभावशाली तथा विज्ञान कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में उन देशों में है सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ रुपयों का भारी नुकसान होता है और आगे में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का आंतरिक दर्शक और हांगकांग रणनीति तथा सुरक्षित संचार के लिए कार्य योजना संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की बैठक पर प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1996 को हांगकांग नगर में हुआ है। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा समान प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदक हो गया है। यह स्वीकार किया गया है कि आपदा विशेष या विकासशील देशों के गरीबों की संधान नहीं समुदाय और अधिक प्रभावित करती है क्योंकि इस देश इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इस बैठक के एक दशक तथा उसके बाद भी होने वाली रणनीति के नाम से अपनाई गई है। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदाएं न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित है। यह दर्ज होगा कि हर देशों की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। यह विकासशील देश विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूगर्भ देशों तथा छोटे द्वीपों में विकासशील देशों को अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। जहां भी इसकी समझा जाएगा वहां आपदा से बचाव विवरण तैयार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी बनाकर समर्थक का विकास करेगा तथा इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन तथा स्थानीय समुदाय को संगठित किया जाना चाहिए। यह क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिससे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सकेगा। इसका निवारण किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा। मानव तथा संगत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण तकनीकी में भागीदारी सूचना प्रकीर्णन तथा उपयोग और संसाधन का संग्रह करना। 1999 से 2000 की आपदा न्यूनीकरण का उत्कृष्ट दशक के लिए घोषित किया गया है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे पहले अध्यापकों में वर्णन किया गया है। भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं वाला देश है। विविध भौगोलिक आकार पर्यावरणीय विविधता और संस्कृति बहुतायत के कारण भारत में भारतीय उपमहाद्वीप को अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहद आकार प्राकृतिक प्रकृतियों में से विविधता लंबे समय तक उपनिवेशन कभी भी जातीय सामाजिक व्यवधान तथा बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुविधा को बढ़ाया दिया है। इन परीक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूकंप सबसे ज्यादा अप्रवंचित और विद्यमान प्राकृतिक आपदा है। पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत सौराष्ट्र मंत्रालय 2006 में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा है। भूकंपों की उत्पत्ति वर्णित से संबंधित ये विध्वंस है और विस्तृत क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी
विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होती है। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानें गिरने, अंकुशोत्पन्न जमीन के अंकुरण धंसने, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्रों में बंधा जलाशयों के बैठने इत्यादि से अनेक वाला भूकंप कम क्षेत्रों में प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले ही वर्णन किया गया है, इंडियन प्लेट प्रत्येक वर्ष उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर स्थित यूरेशियन प्लेट इसके आगे अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रहण होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रहण से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाग्र ऊर्जा मचने से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जा सकता है। इस प्रभावित मुख्य केंद्र शामिल प्रदेश और राज्य में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, मंडल तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात, उड़ीसा, 1819, 1967 और महाराष्ट्र, 1967 और 1993 में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। लंबी सभ्यता को वैज्ञानिक प्रकृति पठार जो कि सबसे पुराना स्थित है ब्रॉड भूभाग है पेपर आए इन भूकंपों की व्याख्या करने की कठिनाइयां महसूस करते हैं। कुछ समय पहले वैज्ञानिक ने एक नए सिद्धांत प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नजदीक भीमा कृष्णा नदी के साथ एक प्रश्न रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रहण होता है तथा इसकी विकृति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट पूर्वी राष्ट्रीय भूगोलिक प्रयोगशाला, भारतीय भूगोल सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इसके साथ कुछ समय पूर्व बनी राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 12 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं, जैसे मध्य चौकटू में दिखाया गया है। भूभेदन क्षेत्रों में उत्तरी पूर्व प्रशांत दरगंगा से उधर से स्थित ये क्षेत्र तथा अरेरिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिम हिमालय प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर कश्मीरी घाटी और कच्छ गुजरात शामिल है। ये अति क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में भाग उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्रों में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्रों में है। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार में स्थित भूभागों में पड़ता है। भूकंप के सामाजिक परिवर्तन परिणाम भूकंप के साथ जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर बहुत तीव्रता के साथ उतर पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्ती, बुनियादी ढांचे परिवर्तन एवं संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों की पीढ़ियों से सीमित पदार्थ और सामाजिक संस्कृति विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोरी अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचाती है। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें से कुछ में विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रभाव तत्कालीन 6.1 में दिए गए हैं। तत्कालीन भूकंप के प्रभाव भूतल पर मानवकृत ढांचे पर जल दारे बस्तियां, दरारें पड़ना, खिसकना, लहरें, जल गतिशीलताएं, भूसंकलन, उलटना, सुनामी, द्रवीकरण, आकुंचन, भूदाब, निपात, संभावित श्रृंखला, प्रतिक्रिया। इसमें से अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरण परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की पट्टी पर लगातार भूकंपीय तरंग के दायरे डाल देती है जिसमें से पानी और भूकंप पदार्थ बाहर निकल आती है और आसपास पड़ोसों को डुबा देते हैं। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है जो नदी वाहिकों को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं जिस पर भारत क्षेत्रों में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती है। भूकंप न्यूनीकरण दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है क्योंकि यह परिवर्तन और संचार व्यवस्था की व्यवस्था भी नष्ट कर देती है। इसीलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, अतः इसके लिए विकल्प यह है कि इस पादप से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों की सूचना पहुंचाई जा सके। GPS की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुविधा मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा
उनके इसके प्रभाव को कम करने के बारे में क्षेत्र शिक्षित करना, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना, ऐसा क्षेत्र में उचित इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अतः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधक इमारतें बनाना और भूमिगत क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी के महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर कुछ की तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी, बंदूकदार लहरों या भूकंपीय समुद्री लहरों के कहा जाता है। समांतर छोरों में से एक ऊर्ध्वाधर तरंगें भी पैदा होती है। प्रतिकूलांतर में जल तरंगें की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि तरंगों की ऊंचाई शिखर और नीची तट के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंगें की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्रों में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इसमें से कम प्रभावित होती है। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज्यादातर प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरी सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसीलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ऊपर उठा सकती है, और वह भी कई मिनट में। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंगे लंबाई कम होती चली जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो कोई इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भी विध्वंस होता है। इसीलिए उतने जल की तरंगें भी होती है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तटों पर, जिसमें से अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी तटीय क्षेत्र में घुसा जाता है और बंदरगाह, शहर, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचे, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। चूंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या संग्रहण होती है और ये क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल के नुकसान पहुंचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान की आपकी पुस्तक भूगोल में प्रयोगी कार्य भाग 1 रोशन प्रसार 2006 से दी हुई बांधा इंडोनेशिया के क्षेत्र में लगाया जा सकता है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बृहद है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदाओं से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके आंतरिक स्तर से प्रयास आवश्यक है। जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय ही किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दाब वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर से तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्रों में फैला होता है और इसकी वर्णनात्मक ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर से हो सकती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या प्रभंज एक उष्मा इंच की तरह होती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त समुद्री सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई है, तो ऊष्मा से होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मतभेद इसकी उत्पत्ति के निम्नलिखित प्रारंभिक प्रतिस्थापितों का होना आवश्यक है। लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्मा एवं आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त उष्मा निर्मुक्ता हो। तीव्र कोरियोलिस जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे, भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 कैलोरीज पर कम होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ एक चक्रवात उत्पन्न नहीं होती है। विक्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाती है। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकती है। मजबूरी ऊर्ध्वाधर वायु की निष्पत्ति को नम और उष्मायुक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। भारत में चक्रवात का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण भारत की आकृति प्रारंभिक है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ अपने आने वाले चक्रवात उन्हीं 2 जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। मानसून मौसम के दौरान चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पैदा होती है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में बनते हैं। यहाँ एक चक्रवात 16 डिग्री से 21 डिग्री उत्तरी उत्तर तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में पैदा होती है, परंतु जुलाई में ये सुंदरवन डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर और 90 पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के परिणाम यह पहले बताया जा चुका है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त उष्मा है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में
जलवायु जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकरा है। टकरा ऐसे तूफानी क्षेत्र में समुद्री तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है जिसे तूफान मौसमी कहा जाता है। समुद्र तल में मौसमी वायु समुद्र अवसाद की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। तूफान में अत्यधिक वायु दाब प्रवणता और अत्यधिक तेजी सतह और उत्पन्न उफान को उठाने वाले बल है। इससे समुद्र तल तटीय क्षेत्र में घुस जाता है। वायु की गति तेज होती है और भारी वर्षा होती है। इस तटीय क्षेत्रों में बस्तियां खेत पानी में डूबे जाते हैं तथा पशुओं और कई प्रकार के मनोवृत्ति ढांचों का विनाश होता है। बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और टेलीविजन पर इसके दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। नदी का जल उफान के समय जल वाहिनियों को तोड़ता हुआ मानो बस्तियों और आपस की जमीन पर खड़ा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। दूसरे प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने की बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतुओं में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जलवाहिकों में नहीं इन जलवाहिकों में इनकी क्षमता से अधिक जलवाहिक होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे तटीय क्षेत्रों में तूफान होने लंबे समय तक होने वाली तेज बारिशों का पिघलना जमीन के अंतर संपादन दर में काफी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तर क्षेत्र में आती है तथा काफी तबाही लाती है परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों में विशेषकर चीन भारत और बांग्लादेश में इसकी परंपरता और होने वाले नुकसान अधिक है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानवीय क्रियाकलापों और अंधाधुंध वन कटाव वैज्ञानिक कृषि पद्धति प्राकृतिक अपवाह तंत्र के अवरुद्ध होना तथा नदी तल और बढ़कृत मैदान पर मानव वर्षाओं की वजह से बाढ़ में तीव्रता परिणाम और विध्वंस बढ़ जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जनमाल भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मानचित्र 6.6 भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाता है। असम पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के ज्यादातर नदियां विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती रहती है। राजस्थान गुजरात हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ से पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहते रहे हैं। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक आबोहवा तंत्रों का अवरुद्ध होना है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापिस लौटती मानसून द्वारा आती है। बाढ़ परिणाम और नियंत्रण असम पश्चिम बंगाल बिहार पूर्व उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्रों तथा पंजाब राजस्थान उत्तर गुजरात और हरियाणा में बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें रेल पटरी पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हैज अंतराशोथ हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती है। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी है। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी से स्थित मौजौली असम जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है हर वर्ष बाढ़ ग्रस्त होता है परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन ये लाभ भी नुकसान के सामने गौण मात्रा है। भारत सरकार और राज्य सरकार हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति का अवगत है। सरकार बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती है इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तटबंधन बनाना नदियों पर बांध बनाना मानवीकरण और आमतौर पर बाढ़ आने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में निर्माण कार्य प्रतिबंध लगाना नदी वाहिकाओं पर से बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदान में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र प्रभावित देशों के पश्चिम और उत्तरी भागों में यह ज्यादा उपयुक्त कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना इन तूफान के उफान से होने वाले प्रभावों को कम कर सकती है। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब जितना भी समय तक कम वर्षा अत्यधिक वाष्पीकरण और जलराशि तथा जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की बनी हो जाए। सूखा एक जटिल परिघटना है जिससे
इससे कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे विश्वीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भूमि जल, मृदा में नमी, जल भंडार एवं रोशन कृषि पत्तियां पत्तियां विशेषकर उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और परिस्थिति शामिल है। सूखे के प्रकार मौसम विज्ञान संबंधित सूखा होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक प्राकृतिक वितरण भी संतुलित होता है। कृषि सूखा इसे भूमि आर्द्रता और सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी से आर्द्रता की कमी के कारण फसल मुरझा जाती है, जिससे क्षेत्र में 30% से अधिक वायु क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। जल विज्ञान संबंधित सूचना सूखा यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण जलाशय, जलभूमि, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर विस्तृत द्वारा की जाने वाली जल पूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। परिस्थितिक सूखा जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादन में कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में तनाव आ सकता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो परिस्थितिक सूखा कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त से भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती रहती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा भूभाग महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ परिमाणों के अनुसार भारत भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश के लगभग 30% क्षेत्र सूखा से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रही होती है। जो मानसून में परिवर्तनशीलता और इससे व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहाँ ये बार पड़ती है और जहाँ उनका असर अधिक होता है। सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र में बांटे गए हैं। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र मानचित्र 6.8 दर्शाता है कि राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम से स्थित मरुस्थलीय और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इससे राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल है, जहाँ 19 मिलीमीटर से कम औसत वर्षा होती है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, बंगाल के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग, ओडिशा का आंतरिक भाग शामिल है। मध्य सूखा प्रभावित क्षेत्र इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात में बचे हुए जिले, पनांग को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु को कोयम्बटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे प्रभावित है। सूखे परिणाम पर्यावरण और समाज पर सूखे का सुपानी प्रभाव पड़ता है। यह फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे आंकलन कहा जाता है। चार कम होने की स्थितियों को तीव्र आंकलन कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी जल आंकलन कहलाती है। तीव्र परिस्थितियां मिल जाए तो तीव्र आंकलन काल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंस है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत मानव प्रवास से करता है। पशुपालन एक समान परिवेश से है। पानी की कमी के लिए कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे कैंसर और हेपेटाइटिस हो जाती है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तत्कालीन एवं दीर्घकालीन होता है। इसीलिए सूखे से निकट के लिए तैयार की जा रही है योजना को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता से भी सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशु के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडार का पता लगाना, जल के अधिकतर क्षेत्रों में से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, नदियों को जोड़ना और जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियां जोड़ने की पहचान तथा भूमिगत जल भंडार की संभावना का पता लगाने के लिए सुंदर सेवंदन और
सुंदर सिमंदर और उपयोग से प्राप्त चित्र का प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोध फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक निर्धारित उपाय है। वर्षा जल संवहन सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने आसपास के पड़ोसी के छत में वर्षा जल संवहन करने के तरीके समझे और इन्हें ज्यादा कारगर बनाने के उपयोग सुझाव क्या आपके श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रोकने के बारे में पढ़ा है। यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिससे चट्टानी समूह के रिश्ता ढाल के नीचे गिरता है। समानता भूस्खलन का भूस्खलन भूकंप ज्वालामुखी फटने सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्रकृति पर्यावरण और राष्ट्रीय व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन आपदाओं में विपरीत जो आकस्मिक अनुमान तथा बृहद स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों में नियंत्रित है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारण से उत्पन्न होती है, इसीलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफी महंगा पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहारों को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभव इसकी बराबरता और इसे घटने को प्रभावित करने वाले कारक जैसे भू विज्ञान आकृति कारक ढाल भूमि उपयोग निष्पत्ति व आवरण को मानव क्रियाओं के आधार पर भारत में विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक भूस्खलन क्षेत्र ज्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला अंडमान और निकोबार पश्चिमी घाट और नीलगिरी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर पूर्व क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाओं वाले क्षेत्र जिनसे सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं। अत्यधिक भूस्खलन भूमि क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अधिक सुगीत घात क्षेत्र अधिक भूस्खलन सुगीत घात क्षेत्र में भी अत्यधिक सुगीत घात क्षेत्र में नियंत्रित रूप की परिस्थितियां हैं। इन दोनों में अंतर है। आपदा संक्रमण को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन गहनता और बराबरता का हिमालय क्षेत्र के पछाड़ी का राज्य और पूर्वी उत्तर भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्रों में शामिल मध्य और कम सुगीत घाट क्षेत्र पर बाढ़ हिमालय के कम विस्तृत वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमालय प्रदेशों में तिब्बती अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिम एवं पूर्व घाट एवं दक्कन पठारों के प्रविष्ट छाया क्षेत्र से ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होते हैं। इसके अलावा झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों में विशेषकर राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले को छोड़कर असम करगिल को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन युक्त भूस्खलन के परिणाम भूस्खलन का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई है रुकावट से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्ते में बदलाव बढ़ सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होना चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में किसी नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक संयुक्त होना चाहिए तथा बड़े विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। संरक्षण कार्य जैसे भूमि स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपाय के पूरक है। अत्यधिक रेतीले वाले उत्तर पूर्व क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन को कम सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात समुद्र लाइट जलयात निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वानिकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत बांग्लादेश म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या को सूखी घात अधिक है, इसीलिए यहाँ जानवर का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति दुर्घटना संकट या गंभीर दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पर्यावरण की हानि या विनाशिक हो और जिसकी प्रवृत्ति या परिणाम प्रभावित क्षेत्रों में हो रहने वाले जन समुदाय की सफल क्षमता से पार हो। निष्कर्ष ऊपरी लिखित विवरण से यह
निष्कर्ष की निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानव प्रेरित दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर संकट अब तक भी नहीं होती है। आपदाओं पर, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपयोग इसके निवारण और तैयारियां करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। आपदा से पहले आपदा के बारे में आकलन और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारी रखना है और बचाव का उपयोग करना। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्य, जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल भोजन एवं दवाई आपूर्ति, आपदाओं के पश्चात प्रभावित लोगों को बचाव और पुनर्वास करना, देश में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देशों में जहाँ 2 तिहाई क्षेत्र और जनसंख्या आपदा में शुरू है, इन उपयोगों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। बहुविकल्पी प्रश्न एक में संयुक्त भारत के किसी राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, असम, उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। उत्तर किस जिले में मलप्रभा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपारण, पिथौरागढ़। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इनमें से किस नदी में माजौली नदी द्वीप पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। प्रकार की तरह की प्राकृतिक आपदाएं, वायुमंडल, भौमिक, जलीय जीव मंडलीय। निम्नलिखित प्रश्नों को बहुतरीके से शब्दों में कम से कम दें। संकट किस दशक में आपदा बन जाता है? हिमालय और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में यह द्वीप प्रोग्राम क्यों आते हैं? उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? पूर्व भारत की बाढ़ पश्चिम भारत की बाढ़ से अलग कैसी होती है? पश्चिम और मध्य भारत में कुछ ज्यादा क्यों पड़ती है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 125 शब्दों में दें। भारत में पूर्व संकट प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करके इस आपदा के निवारण के लिए कुछ उपाय बताएं। निर्भरता क्या है? सूखी के आधार पर भारत की प्राकृतिक आपदा विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करके और इसके निवारण के उपाय बताएं। किसी स्थिति में विनाशकारी आपदा का कारण बन सकता है। कुछ योजना कार्यक्रम उदाहरण के लिए तालाबी से दिए गए विषयों पर बजट रिपोर्ट तैयार करके मालवा, भूस्खलन, सुनामी, ओडिशा चक्रवात और गुजरात चक्रवात नदियों को आपस में जोड़। टेहरी बांध, सरदार सरोवर, भूकंप, डेल्टा नदी, द्वीप, छत, वर्षा जल संग्रहण का मॉडल तैयार करें। शब्दावली अपवाद क्षेत्र वन क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा अपवादित होती है। वर्गीकृत वन एक क्षेत्र जो वनों के रूप में अंकित होता है, परंतु वनों की संरक्षित अवस्था पर आरक्षित वन सम्मिलित न हो इनका स्वाभाविक विभिन्न राज्यों में अलग होता है। मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब के उन क्षेत्रों में निर्भर करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधीय में पाए जाते हैं या समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रकार भी समझा जाता है। अनावश्यक चट्टान पसंदीदा पहचान के सामाजिक भावों से ऐसा होता है जिसमें अवधारणाएं बन जाएंगे। धरा से मिलेगा तथा अवक्षेपीय पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान। आरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य योग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से रक्षित होता है। इन आरक्षित वनों में चलकर अनुमति न हो सके तो को प्रतिबंध होती है। महाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीपों से अलग एक विशेष पहचान रखती है। कैल्शियम कैल्शियम चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त जलोढ़ मेरा नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ अथवा महानी चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र। जलवायु किसी समयावधि में लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक में पृथ्वी के धरातल के एक विशाल क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं जैसे प्रवाह अत्यंत प्रबल एवं जल पचवा पवन जो 24 दिनों के एकदम नीचे बढ़ते हैं। जीव मंडल नीचे एक बहुदेशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें से हर आकार के पौधे या जंतुओं को उनके प्राकृतिक पर्यावरण से संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक विस्तार की विविधता एवं अखंडता की संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करने में प्रकृति संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पशु अनुसंधान तथा प्रोत्साहन करने से जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। जवाब मुख्य नदी की जवायु मुक्त जहाँ ताजा और लवणीय जल मिल जाते हैं। पृथ्वी के धरातल के पार धरातल के एक घसीट हुए भाग पर जल उपस्थिति में जो चारों ओर से दो भाग में अवस्थित होते हैं। स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र इसमें से भूमि की वह पट्टी भी शामिल होती है जो समुद्र के तट साथ लगती है। तटीय मैदान तट तथा स्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित भूभाग तराई जलोढ़ पर्वतों के निचले भागों में मैदान भूमि वनस्पतियों एक पट्टी है। दलदला श्रेणियों से गुजरता एक कमाल जो एक कॉल या मीटर की रेखा का अनुसरण करता है। महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भूमि जो चारों ओर जल से घिरी होती है। समुद्री
का एक समूह जो आपस के निकट निकट अवस्थित नाइस कंप्लेन परिणाम गठन वाली या आंतरिक शैली जिसकी संरचना पद्धति होती है इसकी इसकी रचना प्रबंध निर्माण निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंध निर्माण प्रमाणित पदार्थ एवं दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। पठार समतल भूमि की तुलना में एक उच्च विस्तार भूखंड पश्चिम जल जल व जल का वह वितरण जिसमें से नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पंथ से गुजर जाएगा। यह जल जल यह मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर अत्यंत भिन्न होती है। प्रणाली जल किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन प्राणी के समूह की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग है। प्रवरला चूना चौगिक एक समुद्री फल भी जो उष्ण क्षेत्रों में स्थित उत्तर समुद्रों में परिणामी में पाया जाता है। यह प्रवरलिकी को बनाता है पाया पलायन अंतः स्थलीय प्रभाव बेसिक प्राणियों केंद्रीय भाग है। पलायन यौन वायु के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन बनाना इनमें से एक जल के संरक्षण तथा फसलों के उत्पादन में के लिए नीति अथवा पत्थरों में भराव करके बनाए जाने वाला बंध बनाना है। कुछ संबंध अपनी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव इन चट्टानों एवं वनवे की सतही का तीव्रता से नीचे नीचे की ओर वृहद संकुलन है। मानसून एक वृहद वृहद क्षेत्रों में प्रभावित के दिशा में संकुल रहता है जिसमें से ऋतु परिवर्तन होता है। महाखंड राज्य खाड़ी एवं चट्टानों पर वर्षितों वाली गहरी घाटियां मैदान समतल अथवा मध्य तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है। मृदा परिक्षेत्री का भूमि की सतह से प्रत्येक चट्टानों तक यह मृदा का एक किलोमीटर परिषद अथवा खंड होती है। राष्ट्रीय पाइपलाइन जीवों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुरक्षित क्षेत्र होता है जिनमें से वन कटाव पशुधन चरण और खेती जैसी प्रक्रियाओं की अनुमति नहीं होती है। वन भूपति के हिस्से क्षेत्रों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानी स्तरों में आया मोड़ नदी जल मुख्य जल से जुड़ा होता है परंतु इसके प्रवाह की दर अत्यंत भिन्न होती है। प्रणाली से अगर किसी निश्चित काल अथवा प्रदेश का पशु जीवन जीवन प्राकृतिक समुद्र की ओर बढ़ता हुआ भूमि का एक भाग है। प्रबल चुनावी शराबी एक समुद्री पौलिक जो उष्ण क्षेत्रों में स्थित उत्तरी समुद्र से पलनी में पाया जाता है। यह प्रबल विज्ञान को बनता है। पलायन अथवा स्थलीय कुआं बेसिन का निम्न केंद्रीय भाग है। पलायन न्यून वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बंधक बनाना इसमें इसमें सिंचाई के संरक्षण तथा फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी अथवा पत्थर का राम करके बनाया जाने वाला बांध करना है। संचार अनुपानी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टानों एवं मलबे की संहिता की तीव्रता से नीचे की ओर वृहद संरचना मानसून के प्रिय क्षेत्र पर पवनों की दिशा दिशा में संपूर्ण प्रयत्न से जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। खाड़ी एवं चट्टानी परावर्तन वाली गहरी घाटी मैदान समतल अथवा मध्य तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है। मृदा परिच्छेदी का भूमि की सतह से 35 चट्टानों का अंतर दिया मृदा का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेदक अथवा खंड होती है। राष्ट्रीय बागवानी जीवन के संरक्षण के लिए बुनियादी सुरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें से वन कटाव पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती है। भूपट्टी के किसी क्षेत्र में संपीड़न के परिणाम स्वरूप चट्टानों स्तरों पर आए मूढ़ विसर्ग किसी मंद गति से बहने वाली नदी के धारा के मार्ग में एक सुपरश्रेष्ठ यागार मूड विवर्तनिक भूमध्य से उत्पन्न बांझों भूमध्य भू आकृतिक लक्षणों में वृहद परिवर्तन लाते हैं। स्थलीय एक ऐसा क्षेत्र होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित है। इनमें से लकड़ी की कटने वाली छोटे छोटे वनस्पति संग्रहण करने जैसी गतिविधियों की तीव्रता तक अनुमतित होती है जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती है। शुष्क ऐसी जलवायु अथवा परिदृश्य के लिए उपयुक्त जलवायु वर्षा अपर्याप्त होती है। संरक्षण भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा इनमें से खनिज दृश्य मृदा और वनों का विनाश और बढ़ती अतिदोहन रोकने के लिए प्रबंधन भी सम्मिलित है। संरक्षित वन भारतीय वन अधिनियम अथवा वन राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित
सूचित एक क्षेत्र जैसे सीमित मात्रा में संरक्षित उपलब्धता होती है। इन संरक्षित वनों में जब तक निषेधन न हो सके क्रियाओं की अनुमति होती है। हिम ऐसे वर्ग की सहित है जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बहाकर की और फिसलती रखती है और अपने मार्गों में अनेक विशेष पर्वत वाले घाटी की पिरामिड की रचना करती है। मृदा मृत जीवांश किसी नदी का वह भाग जहाँ जल नदी बहुत तीव्र होती है क्योंकि ये नदी तली में उपस्थित चट्टानों से अवरोध पैदा होते हैं।